चलिए आज हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ठीक है, इसके पहले आप लोग वर्ग 15 का कुछ भौतिक गुण पढ़ चुके होंगे, जैसे कि परमाणुविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और साथ ही में आप लोग पढ़ चुके होंगे धात्विक गुण भी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला होगा कि कोई भी एलिमेंट किसी अन्य एलिमेंट के साथ कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ने वाला होगा और वह कितना बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट हैं, तो बताएं एक बार वर्ग 15 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट हैं वह -3, +3 और +5 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अब यह किस प्रकार से करते हैं जरा उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम नाइट्रोजन का, तो इसका विन्यास क्या होगा? 7। और एक तरफ हम समझते हैं फास्फोरस के बारे में, जिसका होता है 15। तो अगर इसका हम निकालें तो क्या आएगा? 1s2, 2s2 और 2p3। और अगर हम निकालते हैं फास्फोरस का यानी कि p15 का, तो इसका विन्यास क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। ठीक है, हमें इसमें बाहरी सेल का निकालना होता है। जितने भी बाहर में होंगे सेल, हमें बाहरी सेल का निकालना होगा ऑर्बिटल विन्यास। ठीक है, तो इसमें बाहरी सेल कौन है? 1 या 2, तो 2 होगा, तो हमें सेकेंड का निकालना होगा ऑर्बिटल विन्यास। तो एस के पास कितने बॉक्स? 1 बॉक्स बनते हैं। और पी के पास कितने बॉक्स? 3 बॉक्स बनेंगे, यह आपको मालूम होना चाहिए। और जो भी हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं हमें वह भरना होता है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में। तो सबसे पहले हमें भरना है एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक भरेंगे क्लॉक और एक भरेंगे एंटी क्लॉक। पी में भरना हमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पहले भरना होगा क्लॉकवाइज। यदि इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसके बाद हमें भरना होता है एंटी क्लॉकवाइज। हमें पी में 3 ही इलेक्ट्रॉन भरना है और 3 ही बॉक्स है, तो सभी क्या होंगे? क्लॉकवाइज में 1, 2 और यह 3। चलिए अब इसका निकालते हैं विन्यास हम। तो हमें निकालना होगा बाहरी सेल का विन्यास। के बाहर में क्या है? 3rd सेल होगा, तो एस के पास यहाँ पर भी 1 ही बॉक्स और पी में यहाँ पर कितना बॉक्स? 3 बॉक्स बनने वाला होगा। हमें भरना 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉक और एंटी क्लॉक। यहाँ पे 3 भरेंगे, 1, 2, 3। इसमें कोई दिक्कत बनाने में? बड़ा सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट आप देखो कि आखिर वर्ग 15 का जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, वर्ग 15 का जो -3 ऑक्सीकरण अवस्था है, आखिर यह कहां से आया -3? तो सबसे पहले यदि आप यहाँ पे गौर करो तो नाइट्रोजन या फास्फोरस या जितने भी वर्ग 15 के एलिमेंट हैं उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया गया था कि 5 होता है, क्योंकि इसके बाहरी सेल में है कितने इलेक्ट्रॉन? 3 और 2 5 हैं। और बाहरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हमें कहना होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहतम सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और यदि यह अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहे, ठीक है, यदि यह अपना ऑक्टेट यानी कि यदि वह अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहे तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की। और जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वह चार्ज किस में आएगा? मास में आने वाला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा यहाँ पे 8 करने के लिए। 3 2 5 तो इसके पास पहले से ही है, 5 पहले से ही है। और यदि हमें इसे 8 कंप्लीट करना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना पड़ेगा? 3 का। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन का हम ग्रहण करेंगे वह चार्ज किस में आता है? मास में आने वाला होगा, निगेटिव में। तो यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, इसीलिए नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होगा? -3। वही बात अगर यहाँ भी देखें आप तो इसके भी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यह भी अपने अष्टक यानी कि यह भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला होगा। मतलब यहाँ पर भी चार्ज क्या आएगा? -3 आएगा। तो -3 तो समझ में आ चुका होगा -3 कहां से आया? -3 हम वहां से लाते हैं कि आखिर यह अस्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करेगा। ठीक है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। अगर इसे 8 बनना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब है वह चार्ज किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे -3 और -3। अब बात करते हैं +3 कहां से आया है। तो आप ध्यान रखना कि जब कभी भी हम ऑर्बिटल विन्यास निकालते हैं, ठीक है, यह तो हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 के फॉर्म पे, और यह हो चुका है ऑर्बिटल विन्यास। तो जब हम निकालते हैं ऑर्बिटल विन्यास तो उसमें जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अयुग्मित कहने का मतलब होता है अनपेयर, मतलब कि जिस बॉक्स में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो उसे हमें कहना होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जिस बॉक्स में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन उसे हमें कहना होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन।
तो यदि आप देखो तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यह हो चुका है युग्मित यानी कि पेयर में है, और यह सब कैसे इलेक्ट्रॉन है, तो यह सब है अयुग्मित, क्योंकि हमें देखना होगा प्रत्येक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, और यदि प्रत्येक बॉक्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसे हमें कहना होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जिसमें होते हैं 2 उसे हमें कहना होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब बताएं नाइट्रोजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह प्लस में ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करने वाला होता है। तो अब बताएं यहाँ पे कि नाइट्रोजन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो यह तो हो चुका है पेयर में यानी कि युग्मित में है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 और 3, मतलब नाइट्रोजन जो है इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसके वजह से यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। अब बताएं फास्फोरस में भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आपका सवाल आंसर होगा 3 ही है, क्योंकि 1 यह तो पेयर हो चुका है ना, युग्मित में है, 1 2 3, और जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में प्रदर्शित करने वाला होगा। कोई दिक्कत? अब लास्ट बार यह क्या कि +5 कहां से आया, तो +5 जो है वह वही एलिमेंट शो कर सकते हैं जिसके बाहरी सेल में d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। अब यह कहां से आएगा, तो आप लोग पढ़े होंगे जब कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया गया होगा कि वहां पे सबसे पहले हम 1 से 7 तक नंबर लिखे थे, 3 4 5 6 7, फिर सभी में s लगाया गया था, याद है, और इसके बाद क्या किए थे, P में गए थे, तो P में क्या नियम था कि हमें एक स्टेप ऊपर और एक स्टेप हमें नीचे छोड़ना था, मतलब P में क्या लेते थे, 2P 3P 4P 5P 6P, और D में क्या नियम था कि हमें एक स्टेप फिर से छोड़ना होगा ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या बनेगा 3D 4D 5D, और F में 4F मिलने वाला था। तो आपको बताना है कि पहले सेल में कौन कौन से सबसेल है, केवल S सबसेल मिल रहा था फर्स्ट में, सेकेंड में S और P दोनों हैं, थर्ड में S P और D तीनों मिल रहा होगा। तो अगर आप देखो नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन सेकेंड सेल का है, और सेकेंड सेल में केवल S और P होते हैं, और दोनों S और P यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप देखिए फास्फोरस में, तो फास्फोरस में 3S 3P प्रेजेंट है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे 3D को शामिल कर सकते हैं, लेकिन यही काम हम नाइट्रोजन में 2D शामिल नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ अपने मन से 2D0 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह उसका बाहरी सेल कौन है, सेकेंड है, और सेकेंड सेल में कभी भी यहाँ पे 2D मिलने वाला नहीं होता है, और यदि यहाँ पे 2D प्रेजेंट होता तो हम यहाँ आसानी से 2D0 का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन अगर देखो आप फास्फोरस में, तो फास्फोरस का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें प्रवेश कर रहा है, थर्ड सेल में, और थर्ड सेल में S भी होता है, P भी होता है, और D भी प्रेजेंट है। इसका मतलब यदि हम चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पे हम 3D0 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि हम कब D0 का प्रयोग करेंगे और हम कब नहीं करेंगे। तो आपको यह देखना है कि जब सेलों की संख्या जो है वह 3 या 3 से अधिक हो, जो कि 2 तक तो यहाँ D मिलने वाला है नहीं, जब सेलों की संख्या 3 हो या 3 से अधिक हो, तो उसी अवस्था में हम यहाँ पे अपने मन से 3D0 का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? इसको फिर से देखो। सबसे पहला पॉइंट कि वर्ग 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, -3 + 3 + 5 होने वाला है। ठीक है, -3 कहां से आएगा, तो इसका जो बाहरी सेल का विन्यास है उसमें है कितना इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यह अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे कि 8 कंप्लीट हो जाए, इसके पास 5 पहले से मिल रहा है। तो यदि यह अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहे तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वह चार्ज किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, मतलब यह -3 शो करेगा, और यह भी कितना शो करने वाला है, -3। +3 कहां से आएगा, तो +3 जो है वह डिपेंड करने वाला होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वह अयुग्मित यानी कि अनपेयर अवस्था में है, और अनपेयर का मतलब होता है जिस बॉक्स में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो उसे हमें कहना होता है अनपेयर, और जिसमें होते हैं 2 उसे हमें कहना होता है पेयर। तो अगर आप देखो नाइट्रोजन के विन्यास में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर में है, यह तो पेयर हो चुका होगा, 1 2 और 3 अनपेयर, तो यहाँ पे +3। ठीक है, यहाँ पर भी देखो तो 1 2 3 अनपेयर है, मतलब प्लस का 3, लेकिन +5 प्रदर्शित करने का मतलब है
प्लस का मतलब ही क्या हो गया कि वहां हमें देखना है कि उसमें कितने अनपेयर है। तो यहां तो हमें केवल 3 ही दिख रहा है, यहां पर भी कितना है 3, लेकिन वह अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा सकता है। कब? जब उसके बाहरी सेल में डी प्रेजेंट होगा तब। तो वही आपको बताया जा रहा है कि डी हमें प्रेजेंट कब देखना है। तो अगर देखो इसके दौरान, तो क्या कभी भी यहाँ पे 2 में आपको डी मिलने वाला है? नहीं। तो हम यहाँ पे चाहते हुए भी यहाँ पे 2d0 का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम चाहें तो थर्ड सेल में डी का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि हम यहाँ पे 3d0 का प्रयोग कर दें तब कोई दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, अगर यहाँ करते क्या 3d 1 2 या 3, तब इसके नंबर में क्या होता? कमी या वृद्धि होने, सॉरी, तब उसके नंबर में वृद्धि होता। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे 3d0 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 3d0 का प्रयोग हम तभी करेंगे जब यहाँ पे हमें 3d प्रेजेंट दिखेगा। अदरवाइज अगर मान लो यहाँ पे 3d नहीं होता तो हम यहाँ पर 3d का प्रयोग नहीं करने वाले होते। लेकिन हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे थे तो आपको पढ़ाया गया था कि थर्ड सेल में s, p और d तीनों प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके प्रयोग होने से क्या होगा, हमें 5 एक्स्ट्रा बॉक्स मिल जाएंगे, जो कि डी में होते हैं कितना ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। ठीक है, तो यह आपको अब समझ में आ चुका होगा कि हमें कब प्रयोग करना है। चलो अब देखना आगे। अब D0 प्रयोग करने से हमें फायदा क्या होगा? तो पहले यह -3 शो कर चुका है और प्लस का 3 भी शो कर चुका है। प्लस कब शो होगा? तो जब उसके पास क्या मिलेगा? अनपेयर मिलेगा। जितना भी अनपेयर बॉक्स होगा, ठीक है, जितना भी अनपेयर बॉक्स होगा वह उतना प्लस में शो करने वाला होगा। इसमें 3 अनपेयर बॉक्स पहले से मिल रहे हैं, मतलब यह 3 + 3 शो कर चुका है। लेकिन यह अपने अनपेयर बॉक्स की संख्या को बढ़ा सकता है कब? जब उसके पास डी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर तो डी प्रेजेंट है नहीं, मतलब यह अपने ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर देखो यहाँ पे तो डी प्रेजेंट है, अब यह किस प्रकार से बढ़ाने वाला होगा? तो इसमें जिसके पास होगा युग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस बॉक्स में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि जिसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है और यदि वह अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे तो क्या इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला है? मान लो कि यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और मान लो कि यह यहाँ चला आया, तो अभी भी कितना अनपेयर? 3 ही अनपेयर है, तो इसको फिर ड्रामा कहें, इसको फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम का हमें कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन को जंप करना होगा या जंप करवाना होगा? तो जिसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन हमें उसे ही जंप करवाना होगा। तो मान लो इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसमें से जब 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करवा देंगे, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पे जंप करवा दिया जाए तो अब इसका विन्यास क्या दिखेगा? हमें सिंपल वे में कहा जाए तो इस बॉक्स में थे तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। p में 3 इलेक्ट्रॉन ज्यों का त्यों रह गया, और D0 जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा। अब बताएं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर में है? तो यह भी अनपेयर, यह भी, मतलब 1 2 3 4 5। इसका मतलब यह +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है। अगर 3 अनपेयर है तो यहाँ +3 शो करने वाला होगा, और यहाँ पे कितना अनपेयर? 5 अनपेयर, मतलब इस अवस्था में यह +5 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। इसी तरीके से आप वर्ग 15 में याद रखें कि -3 +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, और केमिस्ट्री में हर एक जगह आपको अपवाद देखने को मिलेगा, लेकिन उसे भी आप समझते जाना। वर्ग 15 में -3 +3 +5 तो फिक्स है, यह किस प्रकार से आएगा आपको समझा दिया गया है। ठीक है, +5 कब आएगा? तो प्लस का मतलब ही हो चुका है जितना भी अनपेयर बॉक्स हो वह प्लस में शो करने वाला होगा। इसमें 3 अनपेयर बॉक्स है, +3, यहाँ पे 3 भी आ चुका है और 5 भी आ चुका है। तो 5 कब आया? जब उसे हम एक्सटेंड किए, जब उसे हम बढ़ाने का प्रयास किए, तभी +5 आ पाया। ठीक है, इसको यहाँ तक पहले लिख लो आप हल्का सा। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद क्या है कि नाइट्रोजन जो है वह +5 तो शो नहीं कर सकता, लेकिन नाइट्रोजन -1 -2 -3 0 तक कैसे भी शो करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5, यह सभी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है -1 से -3 से लेकर के -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 तक। इसका वजह क्या है कि इसका आकार सबसे छोटा होता है पूरे वर्ग में, साथ में इसका जो आयनन ऊर्जा का मान है वो काफी अधिक होता है, ये हम कल के क्लास में पढ़ चुके हैं। और साथ में ही नाइट्रोजन का जो आकार है वो क्या होगा? छोटा होगा। इसका आयनन ऊर्जा का मान
अधिक होगा, और यह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसके वजह से यह -1 -2 इन सभी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, तो बॉन्ड का निर्माण केवल वही करने वाला होगा, बॉन्ड का निर्माण केवल वही करेगा जिसमें जितना भी अनपेयर होगा। तो नाइट्रोजन में कितने अनपेयर है? 3 अनपेयर, 1 2 और 3, मतलब नाइट्रोजन जो है वह केवल 3 बॉन्ड का ही निर्माण कर सकता है। लेकिन अगर आप देखो फास्फोरस को, तो फास्फोरस 3 बॉन्ड का भी निर्माण कर सकता है और साथ में 5 बॉन्ड का भी निर्माण कर सकता है। यह हम पढ़ेंगे उसके हैलाइड के फॉर्म पे, ठीक है। यहां तक पहले कोई दिक्कत? चलो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो अब इसके आगे में पढ़ना होगा इसका रासायनिक गुण, ठीक है। तो रासायनिक गुण में यही ऑक्सीकरण अवस्था जो है डिपेंड करने वाला होगा कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ने वाला है। तो देखते हैं। तो अब हमारे इसमें पहला पॉइंट होगा हाइड्रोजन के बारे में रासायनिक गुण में। इसको भी इरेज कर देते हैं। आप याद रखना कि इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था था कितना था? +3, +5 और -3। चलो देखो, तो वर्ग 15 में है कितने एलिमेंट? 5 एलिमेंट है। कौन कौन एलिमेंट है जरा नाम बताना। नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। इन सभी का हम विन्यास इन सभी का हम निकाल चुके हैं ऑक्सीकरण अवस्था कि यह -3 शो करेगा, +3 का शो करने वाला है, प्लस का 5, ये हम पढ़ चुके हैं कि यह -3 +3 और प्लस का 5 शो करने वाला होगा। चलो अब अगर मान लो कहा जाए कि इन सभी एलिमेंट का अभिक्रिया जो है हम करवाना चाहते हैं हाइड्रोजन से, मतलब हम इन सभी को हाइड्रोजन के साथ जोड़ना चाहते हैं। किसके साथ? H के साथ। तो अब बताओ यहां पे क्या क्या बनने वाला होगा। ठीक है, जब वर्ग 15 के एलिमेंट को हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो H है इसके पास चार्ज क्या होता है? +1। और जब H के पास पहले से ही चार्ज +1 यह डिफाइन हो चुका है, इसका मतलब जब इसके साथ कोई और जुड़ने के लिए आएगा तो वह अपने साथ माइनस चार्ज को लेके आने वाला होगा, क्योंकि प्लस और प्लस आपस में होते हैं प्रतिकर्षण, मतलब वो कभी भी आपस में जुड़ने वाले नहीं है। यहाँ पे जुड़ने वाला कब होगा? जब एक पे चार्ज क्या होगा? प्लस का, और दूसरे पे चार्ज क्या हो? माइनस का हो, तभी ये आपस में जुड़ने वाले होंगे। इसका मतलब कि जब H पे चार्ज पहले से ही प्लस का है और इसके साथ मान लो यदि नाइट्रोजन को जुड़ना है, तो नाइट्रोजन पे तो संभावना है कि -3 भी होगा, +3 भी होगा, प्लस का 5 भी होगा। लेकिन नाइट्रोजन जो है यहाँ पे कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था लेके आए जिससे कि यह हाइड्रोजन से शामिल हो सकता है? तो नाइट्रोजन को देखना होगा कि भाई H पे तो प्लस चार्ज है, और यदि H पे प्लस चार्ज है तो इसको खुद के पास चार्ज क्या रखना होगा? माइनस रखना होगा। मतलब यहाँ पे -3 जो है जब यह अपने ऊपर रखेगा तभी यह H के साथ जुड़ सकता है, तभी तो होगा प्लस और माइनस आपस में आकर्षण। और अगर मान लो यहाँ पे रहता है +3, यहाँ भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और प्लस प्लस आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि इसको आपस में जोड़ना है तो यहाँ पे चार्ज क्या चाहिए? माइनस का 3 चाहिए होगा। अब यह किस प्रकार से जुड़ने वाला है ध्यान देना। तो N पे चार्ज क्या होगा? माइनस का 3, और H पे चार्ज क्या है? प्लस है। और आप यह पढ़ चुके हैं कि जब इसको हम जोड़ते हैं तो यह चार्ज इसके नीचे आएगा और यह चार्ज क्या आएगा? इसके नीचे आने वाला होता है। अब क्या बनेगा? NH3। और उसी तरीके से बात करेंगे P का, तो P पे भी चार्ज क्या होगा? माइनस का 3, और H पे चार्ज प्लस का 1, तो यह 1 का है इसके नीचे और यह 3 का है इसके नीचे, तो क्या बनेगा? PH3। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला हाइड्राइड है वह बनेगा NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। यहां तक कोई दिक्कत तो देख लो, ठीक है। अब यही क्यों बन रहा है आपको बता दिया गया। मतलब H पे चार्ज तो प्लस का है, और जब इस H पे चार्ज प्लस का है तो इसके साथ जो कोई भी जुड़ने के लिए आएगा वह अपने साथ कौन सा चार्ज लेके आएगा? माइनस का। और वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट हैं वह माइनस में केवल -3 ऑक्सीकरण अवस्था को ही शो करते हैं, और जब यह अपने साथ -3 को लेके आएगा और जुड़ेगा किससे? H+ के साथ, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? आपस में क्रॉस होगा, तो यह 1 इसके नीचे, तो N1 और H कितना बार? 3, तो NH3।
PS3 इसी प्रकार से बनने वाला होगा। तो वर्ग 15 में जो हाइड्राइड है वह बनता है ट्राईहाइड्राइड, और ट्राईहाइड्राइड का मतलब इसमें हाइड्रोजन कितना बार, 3 बार सभी में है। जिसे हमें कहना होगा कि वर्ग 15 के तत्व जब हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो वह ट्राईहाइड्राइड का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके हमें देखना होगा इसका कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना कि यह जो सभी हाइड्राइड हैं यह गैस अवस्था में होंगे। इसका अवस्था क्या होगा? गैस होगा। आप यह सब शॉर्ट पॉइंट में नोट करते जाना। चलो अब हमें देखना केवल है यह हाइड्राइड के बारे में। तो वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट हैं वह बनाते हैं ट्राईहाइड्राइड, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं MH3। जिसे हम लिखते क्या है? MH3। जहां M का मतलब क्या होगा? तो यहां M का मतलब होगा वर्ग 15 के तत्व। तो वर्ग 15 में कौन कौन एलिमेंट है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है। तो अगर हम यहां रखते हैं N तब क्या मिलने वाला होगा? NH3। अगर रखते हैं P तब यहाँ पे PH3। अगर रखते हैं AS तब यहाँ मिलने वाला होगा हमें ASH3। और अगर रखेंगे SB तो SBH3 और Br रखने पर BiH3, ठीक है। इसका नाम तो आपको पता होगा, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक, इसको बोलते हैं स्टीबिन और इसको बोलते हैं बिस्मथीन। तो उसके नाम से आपको विशेष ध्यान नहीं रखना है। अब बस यह समझो कि यह किस प्रकार से बना, आपको समझ आ चुका होगा। अब हमें इसमें पहला पॉइंट पढ़ना होता है तापीय अस्थायित्व के बारे में, मतलब कि किसे गर्म करने पर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, ठीक है। जब इसको हम गर्म करेंगे, चूंकि यह सब गैसीय अवस्था में है, तो गर्म करने पे कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटने वाला होगा और कौन सा बॉन्ड टूटने वाला मुश्किल से होगा। तो अगर मान लो कोई बॉन्ड आसानी से टूट जाए तो आसानी से टूटने का मतलब वो कम स्टेबल होगा, और जिसे तोड़ना क्या हो, मुश्किल हो, वह अपने आप में क्या होगा, स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा। तो आपको यह बताना है कि इन पांचों हाइड्राइड में से कौन सा हाइड्राइड जो है वह ज्यादा स्टेबल है और क्यों स्टेबल होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वह होता है NH3 और सबसे कम होता है BiH3। इसका वजह क्या है कि N में जो सेलों की संख्या वो छोटा होगा, 2 सेल है, और इसके बाहर क्या मिलने वाला होगा, H मिलने वाला होगा। लेकिन अगर बात करेंगे Bi में, इसमें मिलेगा आपको 6 सेल। अब इसके बाहर क्या मिलने वाला है, H मिलने वाला है। तो यह H का प्रभाव जो है इस नाभिक पे क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, बढ़ चुका है। और डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है इसे तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, और इसे तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी जब आपको पढ़ाया गया था आयनन ऊर्जा के बारे में, तो तब आप यह पॉइंट पढ़ चुके होंगे कि NH3 में जो सेलों की संख्या वो 2 होता है और इसके बाहर क्या H जुड़ने वाला होगा। लेकिन Bi में कितना सेल, 6 सेल मिलने वाला होगा, इसके बाहर जुड़ने वाला H है। तो किसे तोड़ना आसान होगा, H को, मतलब NH3 को या BiH3 को। तो BiH3 में जो बॉन्ड लेंथ है वो तो बड़ा हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होने की वजह से इसे तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, और इसे तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइडों का जो तापीय अस्थायित्व का मान है वो क्या होता है, कम जाता है, क्योंकि लास्ट वाले का टूटना क्या है, आसान है। क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और साथ ही में इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। और जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो टूटना क्या होगा, आसान, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, तो इसे तोड़ना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप याद रख सकते हो कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो तापीय अस्थायित्व का जो मान होगा वह क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, NH3, और सबसे कम कौन होगा, BiH3, ठीक है। और इसी में आपका सेकेंड टर्म पढ़ना होता है अपचायक क्षमता के बारे में। तो अपचायक क्षमता का मतलब क्या है, पहले समझ लो इसका। तो अपचायक क्षमता का मतलब होता है जहां से H का निकलना आसान हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे NH3 है, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3 है।
तो जहां से H का निकलना आसान होगा वह ज्यादा अपचायक क्षमता को शो करने वाला होगा, और जहां से H का निकलना मुश्किल होगा वह उसका जो अपचायक क्षमता वो क्या कम होगा। अब आप ही बताओ इन सभी में से कहां से H का निकलना आसान है। तो अभी हम देख चुके थे कि BI का जो आकार है वो बड़ा होता है, जिसके वजह से इस H का टूटना क्या था, आसान था। और जब यहाँ पे H का टूटना आसान है इसका मतलब क्या होगा कि BiH3 में से हम आसानी से H को अलग कर सकते हैं, और जब हम यहाँ पे आसानी से H को अलग कर पाएंगे इसका मतलब कि BiH3 का जो अपचायक क्षमता है वो अधिक होगा। तो अपचायक क्षमता का मतलब सिंपल आप ध्यान रखो कि जहां से हम H को आसानी से निकाल सकें, ठीक है, मतलब जहां से H को हम आसानी से रिमूव कर सकें, तो सबसे आसानी से रिमूव करना कहां से होगा, BI से। तो सबसे कम किसका होगा अपचायक क्षमता, NH3 का, इससे ज्यादा PH3 का, इससे ज्यादा ASH3 का, इससे ज्यादा SBH3 का, और सबसे ज्यादा किसका होगा BiH3 का। और अपचायक क्षमता का यह क्रम है। ठीक है, और अपचायक क्षमता का मतलब क्या होता है, जहां से हम H को आसानी से बाहर निकाल सकें, और H का निकलना कहां से आसान होगा, लास्ट वाले में से। क्यों, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़ेंगे और हम लोग, क्षारीय गुण, और एक पढ़ेंगे हाइड्रोजन आबंध के बारे में। ठीक है, चलो इसको हम इरेज करते हैं। यहां तक कोई डाउट, इसको एक बार समझ लो। ठीक है, देखो पहले यह बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आपको यह कहा गया था कि इन सभी हाइड्राइडों में आपको यह मालूम करना है कि कौन सा हाइड्राइड जो है वह आसानी से टूट सकता है। ठीक है, तो इन सभी हाइड्राइड में से कोई एक हाइड्राइड क्या होगा, जल्द टूटने वाला होगा, और कोई एक क्या होगा, बहुत लेट से टूटने वाला होगा। तो इन सभी हाइड्राइडों में से आखिर कौन सा हाइड्राइड जो है वह जल्दी टूटेगा और कौन सा हाइड्राइड कम टूटने वाला होगा। तो आपको बस यह देखना है कि जिसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसे टूटना क्या होगा, आसान होगा। जिसका आकार बड़ा होता है उसे तोड़ना क्या होगा, हमारे लिए आसान होगा, और जिसका आकार क्या होगा, छोटा, उसे तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो अब यहाँ पे बताओ कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार का मान क्या बड़ा हो रहा था, और आकार का मान बढ़ने का मतलब है कि BI का टूटना क्या होगा, आसान होगा। किसके कंपेयर में, NH3 के कंपेयर में। तो इसमें आपको पता करना था कि सबसे ज्यादा अस्टेबल कौन है, और अस्टेबल का मतलब यह होता है जिसे टूटना क्या हो, मुश्किल हो, या जिसे तोड़ना क्या मुश्किल हो। तो तोड़ना मुश्किल किसे होगा, NH3 को, और तोड़ना आसान किसे है, BiH3 को। तो यह सबसे कम स्टेबल है। लेकिन अगर बात करेंगे अपचायक क्षमता का, तो अपचायक क्षमता का मतलब है कि वैसा हाइड्राइड जो आसानी से H+ आयन का त्याग कर दे। ठीक है, अपचायक क्षमता का मतलब होगा कि वैसा हाइड्राइड जो आसानी से H+ का त्याग कर दे, उससे हमें कहना होता है अपचायक क्षमता। तो जिसका टूटना क्या था, आसान था, या फिर हम ऐसा कहें जो कम स्टेबल है। तो जो कम स्टेबल होगा वह आसानी से H+ का त्याग करेगा, जिसके वजह से उसका अपचायक क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें सबसे कम स्टेबल कौन है, BiH3, और जो सबसे कम स्टेबल है इसका टूटना आसान है, और जब टूटना आसान तो यहाँ पर H+ मिलने की संभावना क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब BiH3 जो है उसका अपचायक क्षमता ज्यादा होगा, और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन था, NH3। तो जब यह ज्यादा स्टेबल है मतलब इसे तोड़ना क्या है, मुश्किल है, मतलब यहाँ से H जो है वह मिलने की संभावना बहुत कम है। इसका मतलब कि NH3 का जो अपचायक क्षमता वो क्या होगा, कम होगा।